गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। ये क्लास 10th का टॉपिक है रिप्रोडक्शन। और आज हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे क्या, रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन। मैं क्लास 9th और 10th के बायोलॉजी को पूरा का पूरा कवर करूंगी। फिर उसके बाद देखते हैं क्लास 8 और 7th के भी मैं कुछ टॉपिक्स को कवर करूंगी। ये क्लास 8 में भी रिप्रोडक्शन पढ़ना है, लेकिन आई थिंक प्लांट तक ही पढ़ना है और थोड़ा बहुत एनिमल के बारे में जानना है। और क्लास 6 में भी थोड़ा सा फ्लावरिंग पार्ट्स के बारे में जानना है। ठीक है, तो अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं रिप्रोडक्शन को। ठीक है, तो क्लास 10th का रिप्रोडक्शन थोड़ा है डिटेल में, उसके बाद इसको आपको पढ़ना है क्लास 12th में उससे ज़्यादा डिटेल में। तो अभी जो देखोगे इसी में थोड़ा सा और एडिंग करके क्लास 12th का सब्जेक्ट बना दिया गया है, सिलेबस बना दिया गया है, उसमें ऐड कर दिया गया है रिप्रोडक्शन को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन में, ए सेक्सुअल। ये जो टॉपिक कवर्ड है हम लोग क्या करेंगे, ये टॉपिक को कवर करेंगे, है ना। मेन टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद रिप्रोडक्शन, फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले देखेंगे टॉपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, फिर हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, फिर हम लोग उसके बाद प्यूबर्टी देखेंगे, फिर रिप्रोडक्शन इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ देखेंगे, फिर एसटीडी स्टैंड फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो इन सारे टॉपिक को हम लोग एक 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 करके कवर करेंगे। सबसे पहले टॉपिक हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, जो हम लोग आज देखेंगे। उसके बाद ए सेक्सुअल पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, फिर टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, फिर हम लोग सेक्सुअली रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़ेंगे, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, देन प्यूबर्टी, उसके बाद आफ्टर दैट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एंड एट द लास्ट एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसके बाद रिप्रोडक्शन खत्म होने के बाद मैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, फिर लाइफ प्रोसेस, फिर और एक दो चैप्टर है उसको कवर करूंगी। मेन टॉपिक को पहले कवर कर देती हूँ। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या देखेंगे कि रिप्रोडक्शन है क्या। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स। ठीक है, ये ऐसा प्रक्रिया है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म नए जाति को जन्म देता है। ठीक है, नए ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो उसके इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स। ठीक है, अब थोड़ा सा रिप्रोडक्शन के एडवांटेज के क्या क्या होते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांटेज क्या है, ये बहुत, आप अगर आपके पास अगर गाइड हो या क्वेश्चन बैंक्स हो प्रीवियस ईयर्स के, तो आप 3 साल 2 साल पहले वाले क्वेश्चन में देखो, कहीं ना कहीं जरूर पूछेगा एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूटी, या एडवांटेज ऑफ कंटिन्यूटी से ही उससे कुछ ना कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछेगा। मैं क्वेश्चंस दूंगी लास्ट में, लेकिन मैं ऐसे क्वेश्चन लिख दूंगी और आपके उसको आंसर करना होगा। मैं नेक्स्ट डे या सेम डे उसको थोड़ा थोड़ा डिटेल में बता दूंगी, लेकिन इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इसको आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि इससे क्या एडवांटेज है रिप्रोडक्शन के, ठीक है ना। या चूज द करेक्ट ऑप्शन में दे देगा, ये तीनों देगा और एक डिफरेंट दे देगा, या ऑल ऑफ दी दे देगा, या नन ऑफ दी दे देगा, तो आपको टिक करना होगा। ठीक है, तो इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ पार्टिकुलर स्पीसीज। रिप्रोडक्शन क्या है, इंश्योर करता है कि किसी भी स्पीसीज का कंटिन्यूटी होते रहेगा, यानी कि आगे बढ़ते रहेगा। अगर कोई स्पीसीज है, ठीक है, और रिप्रोडक्शन हो रहा है, जैसे लायन है और रिप्रोडक्शन हो रहा है उन लोगों के बीच में, लायन और लाइनस के बीच की वजह से रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस हो रहा है, तो वो उनकी स्पीसीज को आगे बढ़ाते जाएगा, कंटिन्यूटी देते जाएगा, इंश्योरिटी देते जाएगा। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, कि एडवांटेज है किसका, रिप्रोडक्शन का। काउजेस जेनेटिक वेरिएशन, ये क्या काउज करता है, जेनेटिक वेरिएशन। अलग अलग, अगर मैं हूँ और मैं अपने मम्मी पापा से आई हूँ, या आप अपने मम्मी पापा से आए हो, तो आप थोड़े से मम्मी पापा से कैरेक्टर्स लेके आते हो, बाकी खुद के भी कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्या काउज करता है, जेनेटिक वेरिएशन काउज करता है। हेल्प इन एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज, इसके एग्जांपल हम लास्ट में देखेंगे कि कैसे एवोल्यूशन होता है स्पीसीज का। ठीक है ना, कि कुछ जो होता है वो हेल्पफुल होता है एवोल्यूशन,
और कुछ जो एवोल्यूशन होता है वो कुछ उसका कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो पहले कैसे थे हम लोग, एवॉल्व ही तो हुए हैं। हम लोग पहले कैसे थे, बंदर थे, कहा जाता है कि हम लोग बंदर की तरह, एप की तरह दिखते थे, वैसे चलते थे। फिर हम लोगों ने बहुत सारे, आप जब क्लास 12th में पढ़ोगे तो कैसे कैसे नीदरलैंड मैन और पता नहीं कौन कौन से ऐसे करके, मतलब अभी पता नहीं है, लेकिन जब मैं पढ़ाऊंगी तो पता चल जाएगा, क्योंकि अभी मैं बोलूंगी भी तो समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे वो अपने आप को एवॉल्व करते गए, ठीक है। जैसे कि डायनासोर्स में बहुत सारे रेप्टाइल्स जो होते हैं वो स्नेक में इवॉल्व हो गए, ठीक है। तो ये एवोल्यूशन स्पीसीज का कैसे हेल्प करता है रिप्रोडक्शन की वजह से, ये, ठीक है। तो 3 एडवांटेज हो गया, इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज, फिर काउज करता है जेनेटिक वेरिएशन, एंड देन हेल्प इन एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज। उसके बाद वेरिएशन अकर्स बाय डीएनए चेंजेस, ठीक है ना। हमेशा वेरिएशन क्यों होता है, तो डीएनए में चेंजेस आता है इसलिए वेरिएशन होता है। याद रखिएगा कि वेरिएशन क्यों होता है, क्योंकि डीएनए में चेंजेस आता है, ठीक है। मान लो कि मैंने एक ऑर्गेनिज्म बनाया या एक ऑर्गेनिज्म का सेल बनाया, उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, बाकी सब चीजें भी है, ठीक है। अब इसके अंदर डीएनए है, तो ये डीएनए जब रिप्रोडक्शन के दौरान कोई दूसरा कोई मतलब कि डीएनए अगर इससे बनाएगा, ठीक है, तो इसी डीएनए से दूसरा डीएनए बनेगा, इसी डीएनए से दूसरा डीएनए बनेगा, लेकिन ये डीएनए क्या होगा ना, एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा। ये डीएनए का कॉपी होगा लेकिन एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा कुछ और। जब ये डीएनए बनता है तो फिर वैसे माइटोकॉन्ड्रिया और ये सब करके एक नया सेल तैयार हो जाता है। जैसे जाइगोट है, फादर और मदर का जॉर्म सेल्स जब फ्यूज करते हैं तो एक जाइगोट बनता है। तो ये जो जाइगोट बना, तो इसमें उनके पुराने सेल से ही वो नया बना, यानी कि उनके डीएनए से ही नया डीएनए बना, लेकिन एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनता है। तो कुछ चेंजेस आते हैं, इसी के लिए हम लोग एग्जैक्ट फादर मदर की तरह नहीं होते, कार्बन कॉपी एग्जैक्ट नहीं होते। हम लोग कुछ वेरिएशंस लेके आते हैं, हमारे आगे वाले पीढ़ी भी कुछ वेरिएशंस लेके आएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म काउज्ड वेरिएशन, ऑल सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म काउज्ड वेरिएशन। जितने भी सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म है वो वेरिएशन काउज्ड करते हैं, ठीक है ना। अब एवोल्यूशन का एक एग्जांपल देख लेते हैं कि एक इंसेक्ट है मोथ, ठीक है। मोथ, आप अपना एनसीईआरटी का बुक खुलिएगा, ये एग्जांपल दिया हुआ है उसमें, मैं ड्रॉ नहीं कर सकती थी लेकिन ऐसे बता देती हूँ। एक था ब्लैक मोथ और एक है वाइट मोथ, ठीक है ना। बहुत पहले सालों पहले ब्लैक मोथ हुआ करता था, ठीक है ना। ये पेड़ों पे चिपक जाता था, कहीं भी दीवार पे चिपक जाता था ये, तो इसका कलर ना ब्लैक होता था, ब्लैक कंप्लीटली ब्लैक नहीं, ब्राउनिश ब्राउनिश होता था। तो ये अपने आप को हाइड कर सकता था, इसको दूसरे इंसेक्ट नहीं खा सकते थे, दूसरे इंसेक्ट खाने वाले जो एनिमल या इंसेक्ट होते हैं वो उसको नहीं खा सकते थे। ये खुद को कॉन्फ्लेक्स कर सकता था, कॉन्फ्लेक्स उसको बोलते हैं जो नेचर में रह करके खुद को हाइड कर सके, तो ये हाइड कर सकता था। इसने खुद को इवॉल्व किया, समय के साथ ये खुद को चेंज किया। और वाइट जो इसके ब्लैक जो विंग्स थे, ब्लैक मोथ था, वो किस में चेंज हो गया, व्हाइट मोथ में चेंज हो गया। अब ये जो है इवोल्यूशन हुआ, ये बिना किसी काम का, कोई यूजफुल नहीं है इसका, ये और उल्टा इसको हानि पहुंचाने लगा। ये व्हाइट मोथ बन गया, ये कहीं भी पेड़ पे भी चिपकता, प्रीडेटर से दिख जाता, बन जाता प्रे, इसको कोई ना कोई इंसेक्ट या कुछ भी खा ही, बर्ड्स खा ही जाता था इसको, या रेप्टाइल्स लाइक लिजार्ड वगैरह खा जाता था। तो कोई एवोल्यूशन का फायदा नहीं हुआ, लेकिन एवोल्यूशन हुआ, चेंजेस आए, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ मेन टॉपिक है उसको देख लेते हैं, छोटे छोटे, इसको आप जान जाइए, ठीक है। क्या है, तो डीएनए क्या है, तो डीएनए अ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स के ग्रुप है जो कि कैरी करता है और ट्रांसमिट, अपने पास रखता है और उसको आगे ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमिटिंग द हेरिडिटी मतलब चेंजेस, वेरिएशन, ठीक है। और जेनेटिक मटेरियल, जिसको हेरिडिटी बोलो या जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करता है, डीएनए को हो गया, ठीक है ना। डीएनए ट्रांसफर करता है, डीएनए क्या कैरी करता है, जेनेटिक मटेरियल, जैसे जीन्स, कैसे हेयर होंगे, कैसे बाल होंगे, क्या ये सब चीजें होंगे, कलर कैसा होगा, ये सब। पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट के जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो ये डीएनए क्या करते हैं, कैरी करते हैं और फिर ट्रांसफर कर देते हैं उनके ऑफस्प्रिंग में, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है डीएनए, ठीक है। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन फिर भी जान लो। क्रोमेटिन क्या होता है,
ये जेनेटिक मटेरियल है जिसके पास क्या होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है और कुछ प्रोटीन होता है जो कि मिलकर के क्या क्रोमोसोम बनाते हैं। और ये कहाँ होता है क्रोमोसोम, न्यूक्लियस में होता है। कहाँ पे होता है, यूकारियोटिक सेल में होता है। यूकारियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है, उसके पास क्रोमोसोम होता है। ये क्रोमोसोम किससे बना होता है, कुछ डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के ये बना होता है। और ये यूकारियोटिक सेल में इसलिए होता है क्योंकि मैंने पढ़ाया था सेल के अंदर में कि यूकारियोटिक और प्रोकारियोटिक सेल में डिफरेंसेस होते हैं। प्रोकारियोटिक के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारा क्रोमोसोम, अ डीएनए मॉलिक्यूल दैट कंसिस्ट ऑफ अ पार्ट और ऑल ऑफ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्रोमोसोम क्या होता है, एक ऐसा डीएनए का मॉलिक्यूल है जो कि कंसिस्ट करता है या तो हाफ या तो पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल किसका, ऑर्गेनिज्म का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, या तो आधा, कंसिस्ट ऑफ पार्ट और ऑल ऑफ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो क्रोमोसोम इंपॉर्टेंट है, क्रोमोसोम को थोड़ा खुद से भी पढ़ लीजिएगा, मैंने इसको समझा दिया। तो रिप्रोडक्शन का ये टॉपिक खत्म हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा आप लोग भी बुक एनसीईआरटी से इसको पढ़ने के बाद एनसीईआरटी को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएगा। और इससे लेकर के खुद इसको लेकर के भी पढ़िए, इससे भी नोट्स बना सकते हैं, ये शॉर्ट नोट की तरह। और खुद से भी बुक पढ़ करके उसमें और ऐड करके आप अपना नोट्स बना चाहिए, नोट्स खुद से भी बनाना चाहिए।